नमस्कार, मैं अनिकेत शेखर अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं आप लोगों के सामने फैक्ट चेक की दूसरी एपिसोड लेके आया हूँ, जिसमें कि हम अलग अलग अखबारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर चल रहे खबरों के विश्लेषण करेंगे और उसके फैक्ट चेक करेंगे, उसकी वास्तविकता क्या है और वो रियली सही है या गलत। इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जब आपके हाथ में मोबाइल है, हर तरह की न्यूज़ आपको सेकंड्स में मिल जाती है। पर आंख मूंद कर उस न्यूज़ पर भरोसा करना ये एक प्रैक्टिस नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ न्यूज़ के थ्रू इस मैटर को समझाने का और सही विश्लेषण देने का। ठीक है, तो आज हमारा पहला जो आर्टिकल हमने लिया है ये है maktubmedia.com से। मकतूब मीडिया डिजिटल आर्टिकल 19 जनवरी 26 का है। इसमें बोला जा रहा है, हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम वोटर्स डिक्लेयर्ड डेथ इन अहमदाबाद ड्यूरिंग SIR प्रोसेस लोकल एलिज। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि अहमदाबाद गुजरात में SIR प्रक्रिया जो हुई है, यानी अब पूरे गुजरात में SIR प्रक्रिया जस्ट फिनिश हुई है, तो उसमें काफ़ी मुसलमानों को मृत घोषित कर दिया गया है और उनके नाम काट दिए गए हैं, जबकि वो जिंदा है। अब इसके बारे में हमने कुछ छानबीन किया, इसका कुछ जो दावे किए जा रहे हैं उसको हमने परखा, तो उसका विश्लेषण हम बताते हैं कि क्या हुआ। मकबूल मीडिया की एक रिपोर्ट में है जो अहमदाबाद के कुछ विधानसभा क्षेत्र जैसे दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा, जमालपुर, जहाँ सैकड़ों मुस्लिम मतदाता रहते हैं, SIR प्रक्रिया के दौरान उनको उस एरिया में मृत घोषित कर दिया गया और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। रिपोर्ट में इल्जाम है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर ये किया है। और इससे क्या है, इससे मताधिकार छीनने का काम किया गया है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। अब इसको हमने कुछ विश्लेषण किया तो हमने कुछ इलेक्शन अधिकारियों के बयान ढूंढने की कोशिश की, तो पर इलेक्शन अधिकारी के किसी भी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। सियासी दलों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो सियासी दलों में कांग्रेस है, उन्होंने ज़रूर चुनाव आयोग को SIR प्रक्रिया में जो परेशानियां आ रही है या नाम हटने वाली जो घटनाएं सामने आ रही है करने की, उस बारे में ज़रूर चुनाव आयोग को रिपोर्ट दी है और ये रिक्वेस्ट किया है कि इसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। ठीक है, अभी मकतूब की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप को कुछ स्थानीय शिकायतों और विरोधी बयान मिलते हैं, लेकिन स्वतंत्र और आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि अब तक नहीं हुई है कि सचमुच में सैकड़ों जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और उनको मतदाता सूची से हटा दिया गया है। ऐसे दावे फिलहाल पूरी तरह से सत्यापित नहीं हैं और इस पर चुनाव अधिकारियों का फॉर्मल जवाब भी अभी बाकी है। तो हम इस खबर को पूरी तरह से सत्यापित नहीं कर सकते हैं। फैक्ट चेक में ये पाया गया है कि हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है, बट चुनाव आयोग का कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है इस पर। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भारत देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए
सही एसआईआर प्रक्रिया का पालन करें और जितने भी ऑब्जेक्शंस किए गए हैं उन पर जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करें और जो भी खामियां हैं उसको दूर करें। ठीक है, आज हम फिर एक और न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, ये सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। ये आज की हमारी दूसरी खबर है। ये 19 जनवरी 2026 का पोस्ट है। ये इसमें कहा गया है कि एमपी मुस्लिम एक्यूज्ड बीजेपी बूथ एजेंट्स फॉर ट्रिकिंग देम टू डिलीट देयर ओन नेम्स फ्रॉम इलेक्टरल रोल्स। He was taking signatures, thumb impressions on Form 7. When local caught him, he ran away, said voters. They complained to the SDM. अब इसमें क्या है, वही बात हुई। ये जानबूझकर वहाँ के एमपी में मुस्लिम वोटर्स ने कुछ बीजेपी बूथ एजेंट्स पर यह आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर उनके वोट को काट रहे हैं और उनसे थंब इम्प्रेशन तक ले रहे हैं ज़बरदस्ती। ठीक है, और जब कुछ लोकल्स ने उनको पकड़ा तो वो भाग गए और उसकी शिकायत की गई है। इसके बारे में हम फैक्ट चेक करेंगे। तो जो ये दावा किया गया है उसके बारे में वर्तमान में प्रामाणिक कोई स्वतंत्र विश्वसनीय स्रोत जैसे सरकारी आदेश, चुनाव आयोग का बयान, मुख्य समाचार एजेंसियों का रिपोर्ट इस विशेष आरोप को सत्यापित नहीं करती है। जब तक कि आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है हम किसी भी खबर को सच नहीं मान सकते। ठीक है, हालांकि मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर एसआईआर के दौरान लाखों नाम हटाए गए हैं और राजनीतिक दलों के बीच विवाद, आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस विषय पर समाचार रिपोर्ट उपलब्ध है जिससे कांग्रेस ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ वोटर के नाम हटाने को लेकर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। लेकिन ये बातें विशिष्ट एक घटना के तौर पर फैक्ट चेक नहीं की गई है, बल्कि व्यापक चुनावी विवाद के हिस्से के तौर पर मानी जा रही है। यानी इस पर एसआईआर पर बहुत विवाद चल रहा है कि ये सही तरह से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या बीजेपी का एक प्लानिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से किया जा रहा है। तो इस पर पक्ष विपक्ष जो राजनीतिक दल हैं आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसका ही एक पार्ट हो सकता है, ऐसा भी है। अच्छा, औपचारिक पुष्टि किए बिना हम एक्स की ये पोस्ट को कहना कि धोखे से मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अभी इसको दावा ही बोला जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई नाम अनधिकृत तरीके से हटाया जा रहा है तो यह निर्वाचन नियमों का उल्लंघन है और इसकी औपचारिक जांच निर्वाचन आयोग या न्यायालय के माध्यम से की जा सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे स्थानिक लोग लगा रहे हैं या विपक्ष लगा रही है, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो चुनाव आयोग के सामने अपनी ये बात रखें और न्यायालय के सामने भी ये बात रखें और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। ठीक है, आज फिर हम आते हैं आज की तीसरी खबर पर। ये भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, द क्विंट का आर्टिकल है जिसके एक्स प्लेटफॉर्म पर एक आर्टिकल प्रेजेंट किया गया है, पब्लिश होता है। वो ये है 19 जनवरी 2026 का। बिटवीन 2014 एंड 2025 टैक्स पेयर्स पेड 3,300 करोड़ फॉर पार्लियामेंट्री टाइम लॉस्ट टू डिस्ट्रप्शंस। अब हम जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारी डिस्कशंस होती है, संविधान और बहुत सारे नियम, कायदे, कानून, बिल पास किए जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे संसद में काम से ज़्यादा हल्ला होता है और ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, दोनों पक्ष किए जा सकते हैं कि काम भी होता है, लेकिन जो हल्ला और जो डिस्टर्बेंस के कारण जो बहस नहीं हो पाती है या जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन होना रहता है वो डिस्कशन नहीं हो पाती है,
तो इसके कारण ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट का समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि हमारे टैक्स का जो पैसा है वो उसमें लगा है। और उसके बाद ये जितने भी खर्च किए जाते हैं पार्लियामेंट डिस्कशंस के दौरान या पार्लियामेंट सेशन के दौरान, तो उसमें हमारा एक टैक्स पेयर का भी पैसा लगा होता है। अब वहाँ तो डिस्कशन नहीं करके, हल्ला करके या बहिष्कार करके आप कुछ भी कर सकते हैं, नेता जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन इसमें गौर करने की बात यह है कि हमने इतना पैसा टैक्स पेयर के रूप में पे किया, फिर भी इस बारे में नो डिबेट, नो स्क्रूटनी, जस्ट एडजर्नमेंट। अब इसको क्या बोल सकते हैं, हियर्स हाउ इंडियाज पार्लियामेंट स्टॉप्ड वर्किंग एंड व्हाई यू स्टिल पेड। इंडियन पार्लियामेंट ने वर्क करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हम पे कर रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन किए गए हैं। जो आर्टिकल है ये बहुत बड़े लेवल पर जो पैसा की बर्बादी हो रही है, हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है, उसकी तरफ इशारा करती है। और हम अपने नेताओं को ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अपेक्षाएं रखेंगे कि वो पार्लियामेंट सेशन जब भी हो या राज्य का विधानसभा सेशन हो तो वो चलने दिया करें। वो जो समय है वो बहुत कीमती है और उसमें हमारा भी पैसा लगा है, तो हमें इस तरह से हमारे पैसे को वेस्ट ना होने दें और हमारे लिए अच्छे कानून, अच्छे नियम बनाएं, लागू करें। हम उनके साथ रहेंगे हमेशा, हम एज ए आम जनता। ठीक है, अभी आते हैं अपने चौथे फैक्ट चेक के लिए। एक आर्टिकल है द क्विंट, ये छपा है 19 जनवरी 26 को। इसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो ऑफ वुमेन बीटन ओवन लैंड डिस्प्यूट इन वेस्ट बंगाल गिवन फॉल्स कम्युनल स्पिन। बोला यह दावा किया जा रहा है कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया गया है एक लेडीज़ का, जिसको पीटा जा रहा है कुछ मुसलमानों द्वारा हिंदू वुमेन पर इस तरह की चीज़ें की जा रही है, मारपीट का आरोप है। तो इसको कम्यूनल एंगल देने की कोशिश की गई है, इसलिए हम इसका फैक्ट चेक करते हैं। तो हमने जब चेक किया तो इसमें पाया कि ये एक्चुअल में सच्चाई जो है ये दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल के बसंती इलाके का है, जहाँ कुछ लोगों के बीच ज़मीन के विवाद के कारण झड़प हुई थी, ना कि कम्यूनल। तो फैक्ट चेक यहीं आपको सारा चीज़ समझने में ज़रूरी, आपकी जो मानसिकता है उसको देखने, समझने, सोचने समझने की शक्ति का यहीं आप समझ सकते हो कि फैक्ट चेक किस लिए ज़रूरी है। कि ऐसे वीडियोस को जहाँ ज़मीन विवाद हुआ उसको कम्यूनल एंगल दे दिया गया, तो आपको तुरंत विश्वास करने की जगह आप उसका एक अध्ययन करके उसके बाद ही कुछ विचारधारा बनाइए। तो इसमें क्या किया गया कि पुलिस और स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि भूमि विवाद का हिस्सा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कम्यूनल हमला नहीं है और मामले में कार्रवाई जारी है। तो इसलिए ये जो दावा किया गया इस वीडियो के थ्रू, इसको फैक्ट चेक में हम बिल्कुल मिसलीडिंग बोलेंगे। तो आप भी प्लीज़ किसी भी वीडियो पर ध्यान दें, गौर करने के पहले उस पर ज़रूर उसकी सच्चाई, विश्वसनीयता पर एक बार सोचें। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे पाँचवें न्यूज़ पर। न्यूज़ आर्टिकल है द क्विंट का और ये पब्लिश हुआ 18 जनवरी 26 में। इसमें बोला जा रहा है कि व्हेन अमेरिका ब्रेक्स द वेदर मशीन, इंडिया पेज इन लाइव्स। अब ये एक्चुअल में इसका फैक्ट चेक जब हमने किया तो हमने पाया कि ये
एक्चुअल में सही नहीं है, बल्कि एक राय है, किसी का भी एक व्यक्तिगत राय हो सकता है। तो इसमें यह एक ओपिनियन राय लेख है, न कि कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट या तथ्य पर शोध। लेखक के अनुसार कहा गया है कि अमेरिका जो रिसर्च करती है, अध्ययन करती है, उसका एक NCAR, नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, को बंद कर दे तो भारत को भविष्य में मौसम एवं आपदा पूर्व चेतावनी में नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि जब वो अगर इस तरह की जो अपनी एटमॉस्फेरिक रिसर्च को बंद कर देती है, तो भारत में इसके कारण जो मौसम का अनुमान लगाना है वो मुश्किल, बहुत हद तक प्रभावित हो जाएगा। तो इसकी सच्चाई क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि NCAR असल में एक बड़ा अमेरिकी मौसम और जलवायु अनुसंधान केंद्र है, जो 1960 से वैश्विक मौसम और जलवायु अनुसंधान कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने दिसंबर 2025 में इसकी संरचना बदलने या इसको डिसमेंटल करने की योजना की घोषणा की, और इसके लिए अभी भी विवाद चल रहा है, इसकी आलोचना की जा रही है। अमेरिकी वैज्ञानिक संगठनों ने चेताया है कि NCAR के कमज़ोर होने से मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी क्षमता प्रभावित हो सकती है। चलो, ये एक बात हुई कि हाँ चलो, इसके कारण इफेक्ट हो सकता है। लेकिन जो पोस्ट में दावा किया गया उसके अलग, उसमें सीधा ये दिखा है, बताने की कोशिश की गई है कि अमेरिका अगर ये बंद करता है तो भारत में मौतें होंगी, मौतें बढ़ेंगी। तो ये सही नहीं है। इसमें और अगर मैं थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूं, तो अमेरिकी सरकार ने NCAR के पुनर्गठन की योजना की घोषणा की है। यह एक विवादित मुद्दा है। वैज्ञानिक समुदाय से मौसम व जलवायु अनुसंधान के लिए ज़रूरी बताते हैं। भारत सहित दुनिया कई वैश्विक मौसम मॉडल, डेटा और शोध का उपयोग करता है, लेकिन किसी सटीक भविष्यवाणी का यह कहना कि भारत में कितनी मौतें होंगी, ऐसा कोई प्रकाशित शोध उपलब्ध नहीं है। तो ये भी एक मिसलीडिंग आर्टिकल दिया गया है कि आप अगर अमेरिका अपना कुछ अनुसंधान बंद करता है तो उसके कारण भारत में मौतें चालू हो जाएंगी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक किसी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, बट हाँ, अफेक्ट ज़रूर होंगी भविष्यवाणी, मौसम भविष्यवाणी, लेकिन मौत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम अपने छठे आर्टिकल पर, आज के जो पब्लिश हुआ है बूम लाइव इनमें 14 जनवरी 2026 में। इसमें कहा गया है, फैक्ट चेक वीडियो डज नॉट शो महाराष्ट्र BJP लीडर गोइंग फॉर AIMM लीडर। कहा क्या जा रहा है कि वायरल वीडियो में महाराष्ट्र के एक भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान को AIMIM, जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसके नेता के पैर छूते दिखाई दे रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि भाजपा AIMIM में गठबंधन है। अब इस वीडियो पर भी आप कोई भी देखे और कुछ भी विश्लेषण कर ले, कुछ भी बोल दे, या किसी एंगल से इसको प्रेजेंट किया जाए, वो सीधा नहीं मानना चाहिए। इसमें हमने फैक्ट चेक किया तो हमने क्या पाया कि यह वीडियो की सच्चाई भी कटघरे में आती है। यह वीडियो में दिख रहा है कि AIMIM नेता नहीं है, वहाँ कोई नेता ही नहीं है। वो व्यक्ति जो है जिसके बारे में बात की जा रही है वो AIMIM का नेता नहीं है। यह एक सिंधी धार्मिक साधु है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेता। रविंद्र चौहान उनके पैर आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं, लेकिन इसका राजनीतिक या गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर फैलाया गया यह दावा भ्रामक, फॉल्स, मिसलीडिंग है।
निष्कर्ष में यही निकलता है कि वीडियो राजनीति के नाम पर गलत तरीके से शेयर हो रहा है। यह भाजपा एआईएमआईएम गठबंधन या भाजपा नेता द्वारा एआईएमआईएम नेता के पैर छूने के सबूत नहीं है। तो देखिए किस तरह से किसी भी वीडियो को, किसी भी खबर को किसी भी माध्यम के थ्रू हो, सोशल मीडिया हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, तो सीधा मानना नहीं चाहिए। हम बार बार यही बता रहे हैं और इसलिए हमने ये एक नया कोशिश हमने किया है, इनिशिएटिव लिया है कि आपको हर खबर के बारे में कुछ फैक्ट चेक्स करके बताएं, ताकि आप भी किसी भी खबर पर विश्वास करने के पहले उसकी विश्वसनीयता एक बार जांच लें। अब आते हैं हमारे 7वें पोस्ट पर। 7वां पोस्ट है ये एक्स पर प्रिक टीवी करके एक हैंडल है, उससे पोस्ट किया गया है 19 जनवरी 2026 को। क्या गया है? हार्ट ब्रेकिंग, वी आर नॉट इवन अलाउड टू स्लीप ऑन फुटपाथ्स नाउ, वेयर डू वी गो? द मदर ऑफ अ क्रिटिकली इल 3-month-old child asked after patients were removed from outside एम्स दिल्ली. Without authorities says people should go to shelters, patients say they are not enough. कहा क्या जा रहा है, यहाँ एक वीडियो आता है और उसमें एक पत्रकार कुछ पेशेंट्स से जो एम्स दिल्ली में है बाहर खड़े हैं उनसे, और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा है जो बीमार है। उनसे जब बात करते हैं तो बात से ये पता चलता है कि उनको वहाँ रहने की रुकने की व्यवस्था नहीं है, जगह भी नहीं है। और जब वो उनको ये बोला जा रहा है कि आप शेल्टर्स में जाइए, तो शेल्टर्स भी इनफ नहीं है। तो इसमें एक एम्स बहुत बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, बहुत सारे रोज़ डेली पेशेंट्स आते हैं, सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं। तो इस जो रुकने की सुविधा है या जो पेशेंट्स आते हैं उनकी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाना चाहिए और शेल्टर्स ज़्यादा बनाना चाहिए। और सरकार की तरफ सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस बात को देखें और इस पर गौर करें, और जितनी भी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं उस पर वहाँ पेशेंट्स को रुकने की अच्छी व्यवस्था, सस्ती और अच्छी व्यवस्था की जाए। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे 8वां आर्टिकल पर, जो है ndtv.com। ये प्रकाशित हुआ है 19 जनवरी 2026 को। कहा गया है हाउ टू 60 काउज वेयर किल्ड 2 किलोमीटर फ्रॉम स्टेट सेक्रेटरीट इन मध्य प्रदेश। इसमें एक आरोप लगाया गया है कि 260 गायों की को मारा गया है स्टेट सेक्रेटरीट से सिर्फ 2 किलोमीटर के दूर पर एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके हमने फैक्ट चेक किया, जानने की कोशिश की इसके सच्चाई के बारे में कि क्या ये मंत्रालय के पास 260 गाय काटी गई। तो इसमें हमने पाया कि हाँ, ये हुआ है ये इंसिडेंट, और इसमें भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है, जो जिंसी स्टॉलर हाउस में 260 से ज़्यादा गायों के कथित रूप से काटने का मामला सामने आया है। यह स्थल राज्य सचिवालय से करीब 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो ये सच है। अब एनडीटीवी इस पर जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इस मामले को 17 दिसंबर 2025 को हिंदू संगठनों ने तब उजागर किया जब एक ट्रक ने 26.5 टन मीट पकड़ा गया, जबकि स्टॉलर हाउस को केवल भैंस काटने की अनुमति थी। बाद में मथुरा लैब में मांस गाय का बीफ पाया गया। क्या सरकार ने इसे रोक लिया? तो स्थानीय प्रशासन को शुरू में तो इस बारे में पता ही नहीं चला और ज़रूरी जांच में बहुत देर हुई। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, पर पूरी तरह से नेटवर्क अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या क्या कार्रवाई की गई, किन पर कार्रवाई की गई। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट है, ये एनडीटीवी ने जो आर्टिकल पब्लिश किया है ये झूठा है, ये नहीं है, ये सही बात है।
इसके झूठ होने का कोई तो सबूत नहीं मिलता है। और जब हमने वहाँ ऑन ग्राउंड चेक किया तो ये बात सही पाई गई। तो इससे जुड़े हुए आरोप की जांच अभी चालू है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बड़े पैमाने पर गायों की हत्या हुई है और प्रशासन की चूक रही है। इसे मीडिया और स्थानीय संगठनों ने उजागर किया है और मामले की जांच अभी चल रही है, इसलिए कभी खबर को पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नौवें आर्टिकल के तरफ, जो पब्लिश हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 जनवरी 2026 को। इन 2023 टू -40 वाज गुड इनफ फॉर नीट पीजी। अब ये एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। इसमें दावा ये किया जा रहा है कि नीट पीजी 2023 में भी 40% कट ऑफ नहीं था और 0 परसेंटाइल वाला अंक यानी -40 जो कि 800 में लाना है तक अंक पाने वाले भी क्वालिफाई हुए थे। यानी 2023 में भी -40 अंक वाले उम्मीदवार नीट पीजी के लिए पात्र माने गए थे। अब एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यहाँ से बहुत सारी मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा है, ये आप जानते हैं। तो इसमें कट ऑफ मार्क के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि -40 भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। तो इसमें फैक्ट हमने जब चेक किया तो पाया कि 2023 में नीट पीजी के क्वालिफाइंग परसेंटाइल को कम करके 0 कर दिया गया, जिससे सबसे कम स्कोर जिसमें -40 है, सबसे कम स्कोर, ये नहीं कि -40 ही क्वालिफाइंग मार्क्स है। -40 वाले उम्मीदवार भी काउंसलिंग के लिए पात्र माने गए, काउंसलिंग के लिए, नॉट सेलेक्टेड। इसमें फ़र्क है। इसका मतलब यह है कि क्वालिफाइंग के लिए न्यूनतम 40% नहीं था, बल्कि सबसे निचले स्कोर तक पात्रता मिल गई थी। सिर्फ 40% मार्क्स लाने वाले ही स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि -40 तक भी जो जिनका स्कोर आया था वो भी पात्र माने गए थे। यह केवल क्वालिफाइंग एबिलिटी है, यानी काउंसलिंग में बैठने की अनुमति है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे सीधा एडमिशन मिल गया या डॉक्टर बनेंगे। मेरिट और रैंक अभी भी काउंसलिंग में अहम है। ऐसा दावा अक्सर गलत तरीके से फैलता है। निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि हाँ, 2023 में भी नीट पीजी में -40 अंक तक बड़े वाले उम्मीदवार पात्र माने गए थे, क्योंकि कट ऑफ को 0 परसेंटाइल कर दिया गया था। यह रिपोर्ट का सार है। ऐसा नहीं कि -40 वाले क्वालिफाई हो गए, वो डॉक्टर बनेंगे और फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये 0 परसेंटाइल एक क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया था ताकि अधिक से अधिक लोग काउंसलिंग के लिए आ सके। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे 10 आर्टिकल की तरफ, जो है एक सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर वो मकबूल मीडिया के एक पोस्ट है 19 जनवरी 2026 का। उसमें कहा जा रहा है, फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ रैट्स रोमिंग हॉस्पिटल वार्ड्स एट गंगडम मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, वायरल वीडियोज नाउ शो स्ट्रेरी डॉग्स रिलैक्सिंग ऑन पेशेंट्स बेड्स इन द सेम फैसिलिटी। इसमें एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक गंगडा मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो पेशेंट्स के लिए बेड बने हुए हैं इनसाइड द हॉस्पिटल, वहाँ पर कुछ डॉग्स हैं, वो हैं रैट्स हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ आराम कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में जहाँ, अच्छा वीडियो में ये भी दिखाया जा रहा है कि चारों तरफ आपके पेशेंट्स हैं, और एक तरफ दिखाया जा रहा है कि उन्हीं पेशेंट्स के बीच में कॉर्नर पर एक बेड पर डॉग्स आराम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि आज भी हम आज़ादी के इतने समय के बाद भी इस तरह की एक बेसिक मूलभूत सुविधा जो देने की बात तो दूर रही है, हाँ, अगर पेशेंट्स के साथ
जानवर कोई आपके साथ है तो फिर आपका इलाज भगवान भरोसे ही है। तो इस वीडियो को तो सही माना गया है, इस पर विश्लेषण भी किया गया है। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप जो विश्व इंडिया साइनिंग और बाकी चीज़ें की बातें होती हैं, तो हॉस्पिटल साइनिंग भी एक ज़रूरी मुद्दा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आर्टिकल 11, जो लॉजिकल इंडिया .com पर पब्लिश की गई है 18 जनवरी 2026 को। इसमें एक AI जनरेटेड इमेजेस ऑन मणिकर्णिका घाट रीडेवलपमेंट ट्रिगर्ड 8 FIRs, पॉलिटिकल रॉ एंड पुलिस वार्निंग ऑन मिस इन्फॉर्मेशन। इसमें कहा क्या जा रहा है कि एक AI, एक्चुअल में क्या हुआ कि एक AI, आप अभी तो हर किसी का हाथ में मोबाइल है, AI जनरेटेड इमेजेस बना सकते हैं। AI बहुत पॉपुलर हो चुका है, तो वो लगभग आपको रियल इमेज की तरह दिखता है। तो वहाँ पर एक क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस ने 8 FIR दर्ज की है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने AI जनित नकली तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जो मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य को गलत तरीके से दिखाए जा रहे थे। दिखाया ये जा रहा था कि पुलिस का ये कहना है कि ये तस्वीरें वास्तविकता से भिन्न हैं और धार्मिक भावनाओं को आहत करने तथा असामाजिक भाव पैदा करने की कोशिश थी। ऐसे वीडियोस, ऐसे फ़ोटोज़ पर अगर आप विश्वास करेंगे, वहाँ दिखाया गया है कि कुछ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और फिर रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, तो धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और कुछ 8 FIR भी दर्ज किए गए हैं। इन FIR में कुछ राजनीतिक नेताओं के नाम भी शामिल है जो पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्य बात क्या है इसमें आती है कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हुई वो AI द्वारा बनाई गई छली गई तस्वीरें निकली, रियल नहीं है। वास्तविक विकास कार्य में कोई मंदिर, धार्मिक संरचना नहीं नष्ट हुई, प्रशासन ऐसा ही कहता है। पुलिस ने गलत सूचना फैलाने वालों को वाले पोस्ट और उसके इर्द गिर्द की टिप्पणियों को भी पर भी कार्रवाई की है। राजनीतिक विवाद भी इस पर होना स्वाभाविक चीज़ है कि अगर मंदिर मस्जिद की बातों को राजनीतिक कुछ दल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वही है। पुलिस का कहना है कि ये झूठी और भ्रामक सूचना है और राजनीतिक दलों को, नेताओं को इस पर जो राजनीतिक फ़ायदा लेने का कोशिश कर रहे हैं उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। निष्कर्ष क्या निकलता है वो हम बताते हैं कि इस वायरल चित्र AI जनित है। पुलिस ने 8 FIR दर्ज की है जिन्होंने भी इसे फैलाया है। प्रशासन का कहना है कि घाट के पुनर्निर्माण में किसी धार्मिक संरचना की नष्ट नहीं हुई है, संरचना नष्ट नहीं हुई है और मामला राजनीतिक बयानबाजी का रूप भी ले चुका है। तो ये AI जनरेटेड इमेजेस, वीडियोस पर तुरंत यकीन करना सही नहीं है। आप किसी भी धार्मिक एंगल से अगर कोई इस तरह की वीडियोस या AI जनरेटेड मटेरियल आपके सामने आता है तो आपको उसकी जांच ज़रूर करनी चाहिए, आँख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। आते हैं हमारे 12 नंबर आज के 12 आर्टिकल पर। ये छपा है faculty.in पर 19 जनवरी 2026। इसमें भी एक वायरल वीडियो का बारे में बताया गया है जिसमें कि एक संत, द वायरल वीडियोज ऑफ सन्स क्यूइंग टू कास्ट वोट्स इन नॉट फ्रॉम द जनवरी 2026 महाराष्ट्र म्यूनसिपल इलेक्शंस। कहा क्या जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि एक वायरल वीडियो दिखता है जिसमें एक संत हैं, वो महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव जनवरी 2026 में वोट डालते हुए कतार में दिखाई दिए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई, यह वीडियो जनवरी 2026 के महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव का नहीं है। यह सोशल मीडिया पर पहले से ही मौजूद है और कम से कम मई 2024 का बताया जा रहा है, यानी यह हाल के नगर पालिका चुनाव का फुटेज नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम इनसे?
वीडियो का संबंध 2026 महाराष्ट्र निकाय चुनाव से नहीं है, यह पहले का वीडियो है और इसे गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है। फिर से वही हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक फ़ायदा या कुछ पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी वीडियो को गलत वीडियो या किसी न्यूज़ या इमेज को गलत तरीक़ा से प्रेजेंट करके भ्रम फैलाया जा रहा है। तो फैक्ट चेक इसलिए भी ज़रूरी होता है और हमने इसलिए ये शुरू भी किया है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं हमारे 13th आर्टिकल पर। ये एक सोशल मीडिया का पोस्ट एक्स पर पोस्ट किया गया है द न्यूज़ पिंच के द्वारा 20 जनवरी 2026 को। इसमें कहा जा रहा है कि सूरत में उद्घाटन से पहले ढह गई 21 करोड़ की पानी की टंकी, 20 लीटर पानी भरने से ही मटके की तरह टूटी टंकी। अब ऐसा दावा कि 20 लीटर पानी भरने से ही करोड़ों रुपया, 21 करोड़ का टंकी वाटर टैंक वो टूट के गिर गया। अब इस पर विश्वास करने चाहिए, नहीं विश्वास करना चाहिए, इसके लिए हमने फैक्ट चेक किया। तो इसमें हमने पाया कि सूरत गुजरात में 21 करोड़ की लागत से बनी गई पानी की टंकी उद्घाटन से पहले ही टेस्टिंग के दौरान ढह गई। ये खबर सही है। यह घटना तंडकेश्वर गांव मांडवी तालुका में हुई। टंकी की क्षमता लगभग 11 लाख लीटर थी और इसे पानी भरकर परीक्षण किया जा रहा था। लगभग 9 लाख लीटर पानी भरते ही स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ। 3 मजदूर घायल हुए पर कोई बड़ा जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद भ्रष्टाचार, अब जब गिरता है इतना 21 करोड़ की लागत से बना हुआ वाटर टैंक, तो आप इसमें भ्रष्टाचार सामने आ ही जाता है। इसमें कोई बोलने की छुपाने वाली बात भी नहीं है कि ये छुप सकती है। तो इस पर भ्रष्टाचार में निर्माण किया गया उसकी गुणवत्ता पर बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं। सरकारी जांच की कार्रवाई की मांग की जा रही है और कुछ इंजीनियर ठेकेदार भी निलंबित हुए हैं। तो अभी इसमें हम जो कुछ बातें सही लग रही है, कुछ बातें गलत लग रही है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये घटना सही है। सूरत में ऐसी पानी की टंकी 21 करोड़ की लागत की बनी हुई पानी की टंकी ढह गई है टेस्टिंग के दौरान, पर इसमें जो 20 लीटर पानी भरने पर ही टंकी टूट गया, ये गलत है। जब यह लगभग 9 लाख लीटर पानी भरते समय गिरी थी, तो 9 लाख लीटर को आपने 20 लीटर में बदल दिया और इस तरह से भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। तो उस पर विश्वास नहीं करें। और हाँ, इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी लोग संलिप्त हैं, उसकी प्रॉपर जांच की जाए और सरकार को ये एश्योरेंस देना होगा, जांच एजेंसी को ये एश्योरेंस देना होगा कि वो ऐसी चीज़ों पर, ऐसी घटनाओं पर, ऐसे भ्रष्टाचार की जो चीज़ें सामने आती हैं उस पर सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। आगे बढ़ते हैं आज के चौथे 14th आर्टिकल पर, जो कि है एक किसी प्रतिष्ठित अखबार में छपी हुई है। 19 जनवरी 26 की पब्लिश की गई है। इसमें बताया गया बीजेपी ने 2024 के चुनाव में लगभग 3,335 करोड़ का खर्च किया, जो 2019-20 के चुनावी खर्च से 2.5 गुना ज़्यादा है। अब 2019-20 का चुनावी खर्च से 2.5 गुना ज़्यादा 2014 में खर्च किया गया। इसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। इसके बारे में हमने चेक किया कि क्या ऐसा सही है, तो इसमें हमने कुछ तथ्य हमारे सामने आए, वो हम आपके सामने रखते हैं कि चुनाव आयोग को सौंपी गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में पार्टी का चुनावी खर्च 1,332 करोड़ था। 2023-24 में यह खर्च बढ़कर 3,335 करोड़ हो गया, जिसमें लोकसभा और 7 विधानसभा चुनावों का खर्च शामिल है। यह आंकड़ा 10,000 करोड़ के पार्टी के कुल नकद और नकद समक्ष धन का हिस्सा है, जो मार्च 2025 तक दर्ज किया गया है। खबर में दिए गए आंकड़े चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है और इसलिए ये सही प्रतीत होते हैं।
तो आप ये न्यूज़ तो सही है, बट जो खर्च आप देख रहे हैं बढ़ा, करोड़ों रुपया, एक 1,000 करोड़ से 3,000 करोड़, 2.5 गुना ज़्यादा सिर्फ बीजेपी चुनाव प्रचार पर खर्च कर रही है। तो आप समझ सकते हैं इसके क्या देश किस तरफ जा रहा है, और हमें एक आम जनता के जो पैसे लगते हैं टैक्स के रूप में हम पे कर रहे हैं, तो उसका किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो इस पर आप ज़रूर गौर करिएगा। और लोकतंत्र में जनता बहुत बड़ी शक्ति है, और आपका वोट का शक्ति के थ्रू जरिए आप सरकार बदल भी सकते हैं। तो आपको पार्टी फिर इस तरह से जो खर्च हो रही है इस पर ज़रूर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं हमारे 15वें आर्टिकल पर। है ये है रिपोर्टर्स कलेक्टिव.in पर प्रकाशित है 16 दिसंबर 2025 को। इसमें कहा गया है कि फॉर अदानीज ग्रुप प्रोजेक्ट्स गुजरात रिक्वेस्टेड सेंटर टू रिमूव फॉरेस्ट्स फ्रॉम कंजर्वेशन प्रोग्राम, द जॉब गॉट डन। बहुत बड़ा आरोप है, गुजरात में ही है, अडानी ग्रुप के लिए फेवर में दिखाया जा रहा है। इस पर हमने फैक्ट चेक किया, तो इसको संक्षेप में पहले देखते हैं कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जांच रिपोर्ट कहती है कि गुजरात सरकार ने केंद्र से वनों को संरक्षण कार्यक्रम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से हटाने का अनुरोध किया था गुजरात सरकार ने, और उसमें 4 वन भूमि के टुकड़े ऐसे थे जिन्हें अडानी समूह के काम के लिए मांगा गया, लिखा गया ऐसा। केंद्र ने बाद में उन भूमि टुकड़ों को इस संरक्षण कार्यक्रम से हटा भी दिया। अब अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया होगा, अरावली, आपने यहाँ पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान और बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वो अरावली पर्वत है और उसमें बहुत सारे वन संरक्षण कार्यक्रम चलते हैं, उसके अंतर्गत उनको संरक्षित किया गया है। पर सिर्फ अडानी ग्रुप के कहने पर गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से उस संरक्षण को हटाने की मांग की, और ये दे भी दिया गया अडानी ग्रुप के फेवर में। सरकार ने क्या कहा? गुजरात सरकार ने बाद में इन दावों को खारिज किया, कहा कि कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पास उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 4 टुकड़े अडानी कंपनीज प्रपोजल के रूप में हटाने के लिए कहे गए थे। अडानी समूह क्या बोला? अडानी समूह ने सीधे इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जब तक कि परियोजना या भूमि का पता न बताया गया। उन्होंने कहा कि परियोजना विवरण बताने पर ही टिप्पणी करेंगे। उन्होंने उल्टा क्वेश्चन किया पर ठीक है। इस आर्टिकल पर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में दस्तावेज आधारित दावा है कि गुजरात सरकार ने कुछ वन भूमि केंद्र से हटाने के लिए कहा, और जिस पर 4 का संकेत अडानी समूह से जोड़ा गया है। गुजरात सरकार के इस दावे को सरकारी तौर पर वो नकार रहे हैं, और अडानी समूह ने छिपे सरकारी आवेदन की पुष्टि सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। पर हाँ, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक क्लियर बताया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रोटेक्शन हटाने के लिए बोला गया इन फेवर ऑफ अडानी, और 4 जो भूमि हैं इस पर भूमि केंद्र में वो अडानी को सीधा फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको ये नियम कायदे कानून को आपने हटा दिया। ठीक है, आगे आते हैं आप हमारे 16वें आर्टिकल पर। यह भी एक पोस्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, न्यूज़ 24 टीवी चैनल का है, 20 जनवरी 2026 का। दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं, कैग रिपोर्ट में खुलासा।
ऐसा दावा किया गया है। हमने इसकी भी जांच की। इसमें हमने पाया कि कैग ने चेतावनी दी है कि जिन इलाकों में अंडरग्राउंड पानी की सप्लाई की जा रही है और सैंपल्स पीने योग्य नहीं है, पीने के पानी में रेडियो एक्टिव पदार्थों और भारी धातुओं की मौजूदगी जानलेवा हो सकती है, ये कैग कह रही है। और ये रिपोर्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। तो ये जो दावा किया गया है इस पोस्ट के माध्यम से, तो ये सही है। और हम और आप जैसे साधारण आदमी, हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि स्वच्छ पानी पीने का हमें मिले, और हम जो बीमारियां होने जो गंदे पानी के कारण होती है उनसे हम हमारे बच्चे बचे रहें। तो इतनी उम्मीद तो हम अपने सरकार से कर ही सकते हैं। तो वो इसमें हम यही बोलेंगे सरकार से कि आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कम से कम हमारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखिए। उसके बाद फिर फर्दर एक्टिविटीज़ और फर्दर डेवलपमेंट्स की बात की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे 17 नंबर के आर्टिकल का है जो द क्विंट से लिया गया है, 19 जनवरी 2026 को प्रकाशित होती है। इसमें दावा किया जा रहा है हॉकर्स जिहाद टू दूध जिहाद, द स्ट्रेटजी बिहाइंड बीजेपी बीएमसी विन। अभी बीएमसी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी ने चुनाव किस तरह से जीता है। आगे देखते हैं। ये लेख बताता है कि बीजेपी ने मुंबई के बीएमसी मुंबई नगर निगम चुनाव में हिंदुत्व आधारित प्रचार और धार्मिक ध्रुवीकरण से मदद लेकर जीत हासिल की है। हिंदू विचारधारा नहीं बोल सकते इसको, हिंदुत्व, हिंदू जो बीजेपी का एक मूल एजेंडा होता है किसी भी चीज़ को, डेवलपमेंट को और प्रोटेक्शन को, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको डिबेट से या नॉर्मल पब्लिक के माइंड से हटा के धार्मिक भावनाएं डाल देना और उसके आधार पर जीत हासिल करना। तो यहाँ भी वही देखा जा रहा है, विश्लेषण में यही पाया जा रहा है कि उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं को जरिए अपना वोट शेयर बढ़ाए और जीत हासिल की है। आगे क्या कहा जा रहा है। हिंदुत्व प्रचार का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी और उसके समर्थकों ने सोशल मीडिया, रियल लाइफ रैलियों में हॉकर जिहाद, दूध जिहाद, भू जिहाद जैसे बिना सबूत वाले आरोप फैलाए। जिहाद जिससे लोगों में मुसलमानों को लेकर डर और भावनात्मक प्रतिक्रिया बनी। धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया। मुंबई में मतदाताओं को भीतरी खतरा वाला माहौल दिखाकर मतदान के समय समुदाय के नाम पर वोट मांगा गया, जिससे शहर के मत बदलने में मदद मिली। रणनीति का क्या असर हुआ वो आप देखिए। यह हिंदुत्व प्रचार विरोधी बीजेपी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने वाला बताया जा रहा है। और इससे लगभग 30 साल बाद बीएमसी चुनाव में शिवसेना की सत्ता से बीजेपी शिवसेना गठबंधन को जीत मिली है। पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को रखकर पॉलिसीज और जो प्रचार का तरीका बनाया गया वो पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को रखकर बनाया गया, और इस कारण से ये जीत बीजेपी को मिली है, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सही नहीं है। इसलिए वोट डालते समय आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें। संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि लेख का संदेश है कि बीजेपी ने धार्मिक भावनाओं और भय का इस्तेमाल कर राजनीतिक लाभ उठाया, और इसी वजह से वह मुंबई की महत्वपूर्ण नगर निकाय पर कब्जा करने में सफल हुई। जो कि आम पब्लिक और वोटर्स को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि धार्मिक भावना पर नहीं, धार्मिक पॉइंट्स पे नहीं, बल्कि रियल डेवलपमेंट पर वोट दें, और तभी हम और हमारे बच्चे या आगे की जो भी पीढ़ियाँ हैं सही दिशा में जाएंगे और हम हमारे वोट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए, बहुत सारे फैक्ट्स चेक्स किए आर्टिकल्स पे। हम आगे भी ये करते रहेंगे। आशा करते हैं कि हमारा फैक्ट चेक का ये जो कार्यक्रम है, जो हमारा प्रयास है, इस प्रयास से आप बहुत संतुष्ट होंगे और आप अपनी भी सोच ज़रूर बदलेंगे। किसी भी न्यूज़ आर्टिकल या खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई खबर आती है
तो विश्वास ना करें, उस पर ज़रूर रिसर्च करें, थोड़ी सोचें समझें, फिर आगे उस पर कुछ विचारधारा बनाएं। आज के लिए बस इतना। हम फिर कल आएंगे हमारे नए कुछ आर्टिकल्स, नए कुछ फैक्ट चेक्स लेके, और कोशिश करेंगे कि हम उनको और अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंट करें। आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके मन में विचार हैं वो आप हमें साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर। धन्यवाद।